हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डेट 3/8/2021, 3 अगस्त 2021, क्लास 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इकाई नंबर 3, नागरिक शास्त्र। लेसन नंबर 4 है संस्थाओं की कार्यप्रणाली, प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया। पहला टॉपिक है, लेसन का नाम है संस्थाओं की कार्यप्रणाली। विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ हैं, वो सरकारी संस्थाएँ जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसद, दोनों मिलाकर संसद, फिर कार्यपालिका, मंत्रि परिषद, मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद है न्यायपालिका। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का मतलब ये हुआ, जो सरकारी संस्थाएँ हैं जो सरकार के अंडर में हैं, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद सरकार में ही जो है मंत्रिपरिषद है, यानी जिसको कार्यपालिका कहते हैं, उसके द्वारा की कार्यप्रणाली, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली या कहिए कि कार्यपालिका की कार्यप्रणाली। फिर उसके बाद है लास्ट में आता है न्यायपालिका, ये न्यायपालिका की कार्यप्रणाली। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया कि कैसे शुरू हुई, कैसे कहाँ शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हम ऐसे बता देंगे, पढ़कर किताब से पढ़ करके आपको समझा देंगे। और फिर उसके बाद पहला टॉपिक पढ़ेंगे कल। इसमें देखिए पेज नंबर है 235। इसमें पहला टॉपिक है प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया। एक सरकारी आदेश, क्या सरकारी आदेश था इसके बारे में सुनिए तो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया, यानी कार्यालय ज्ञापन, यानी सरकारी कार्यालय से ज्ञापन निकाला गया, ज्ञापन सौंपा गया। कब? 13 अगस्त 1990 को। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। कोई भी विज्ञप्ति निकलती है, कोई भी ज्ञापन निकलता है, उसकी एक संख्या होती है, उसकी पूरी एक डिटेल में संख्या होती है। कब निकाली गई, किस डेट भी उसके साथ रहेगी, तो कौन सी ज्ञापन संख्या है, ये सब और किससे संबंधित है। ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश संख्या OMN यानी 36/012/3190 12/3190 थी। इसका जो संख्या थी 36/012/3190। ठीक, ये देखिए 36/012/31/9190। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण, पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये देखो ये पूरा है एक सरकारी आदेश से पूरा इस तरह से निकाला गया था। उस पर किसके हस्ताक्षर थे? कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के एक सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। एक सचिव ने हस्ताक्षर किया था। सरकार प्रतिदिन विभिन्न मामलों में अनेक आदेश जारी करती थी। इस तरह के तमाम आदेश जारी करते थे, तमाम ज्ञापन सौंपते थे, तमाम ये विज्ञापन निकालते थे, तमाम विज्ञापन निकालते थे। किंतु यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो ये निकाला गया था, ये 36/012/3190, ये क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था और कई वर्षों तक विवाद का विषय बना रहा। इसके बारे में कई वर्षों तक विवाद बना रहा। इसमें निर्णय किस तरह लिया गया तथा इसका क्या परिणाम रहा,
इसका विवरण लिखित है। अब इसके आगे देखिए, इसका निर्णय किस प्रकार लिया गया और फिर इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में देखिए। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत निर्णय की घोषणा की गई। क्या घोषित किया गया? नीतिगत, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों एवं सेवाओं में, हर सरकार के सरकारी पद यानी कोई अधिकारी पद, अधिकारी लाइन का कोई पद है और कोई सेवा कर्मचारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में कोई पद है, ठीक। सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसको ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। वर्ग इसे क्या, SEBC के लिए आरक्षित होगी जब तक जिन जात समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, जब तक जिन जात समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम SEBC अर्थात आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, SEBC का मतलब है SEBC का मतलब क्या हो जाएगा, सोशली एजुकेशनली और उसके साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस। SEBC का मतलब है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जात एवं जनजातियों को ही मिल रहा था। यानी जब ये नहीं लागू हुआ था, केवल आरक्षण का लाभ अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को ही मिल रहा था। देखिए अभी इसका किस सन की बात है, इसमें किस सन की बात है, 1990, 13 अगस्त 1990 की बात है। जब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति को मिला था। अब SEBC या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी। इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। यानी SC ST ये 2 श्रेणियाँ थी, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात ये 2 श्रेणियाँ थी, और तीसरी जो थी SEBC 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। और अन्य लोगों इन्हें 27% नौकरी के लिए प्रतिभागी नहीं बन सकते थे। केवल जो पिछड़े लोग थे वही लोग बन सकते थे, दूसरे लोग नहीं। ये कोटा भारत की पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल कमीशन के माध्यम से लागू किया था। मंडल कमीशन के माध्यम से लागू किया विश्वनाथ प्रताप सरकार ने, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब से क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने मंडल कमीशन के माध्यम से लागू किया ये 27%। SEBC या बाद में हो गया OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट। बताइए SEBC को देखिए पहले। इस तरह के सरकारी नीतिगत निर्णय के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार के एक विभाग या एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ही सारे निर्णय नहीं लिए जाते, वरन सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल यह निर्णय लेता है कि जन कल्याण के हित में कौन सा कानून बनाया जाए। पहले मंत्रिमंडल निर्णय लेता है,
कि जो जन कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक हो। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिससे विधेयक द्वारा पारित होता है, तब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह कानून बन जाता है। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा निर्णय लेने में कार्यपालिका विधायिका दोनों संस्थाओं को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, नहीं, सरकार द्वारा फैसला लिया जाता है, जो सरकार में है उसी का वो बहुमत में होता है, इसलिए संसद में और कार्यपालिका दोनों में पास हो जाता है। जब कानून बन जाता है तब कार्यपालिका को अधिक सक्रिय होना पड़ता है। जब कानून बन जाता क्या होगा, कार्यपालिका को अधिक सक्रिय यानी उसको लागू करने के लिए अधिक सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि कानून के क्रियान्वयन और उत्तरदायी कार्यपालिका का ही है। कानून का ही क्रियान्वयन नहीं होने पर अथवा कानून का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति न्यायपालिका के नियंत्रण में आ जाते हैं। यदि कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन और अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। देखिए, जब कोई कानून बन जाता है तो उसको कार्यपालिका उसको लागू करती है। अगर कोई उसको नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका उसके खिलाफ निर्णय सुना करके उसको दंड देती है। यदि किसी न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत निर्णय दिया जाता है तो फिर वो न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा जो है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत फैसला लिया गया है तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू करके अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है, यानी फिर से उसको अपने फैसले को बदल भी सकती है। इस प्रकार नीतिगत निर्णय और उसके सही क्रिया के लिए तीनों संस्थाएं एक साथ का उत्तरदायी है। अब आगे मेन टॉपिक पर, यानी मुख्य रूप से ये सारा पढ़ाने का मकसद यही था कि संस्थाओं के कार्यप्रणाली में, सरकारी संस्थाओं में कार्यप्रणाली में सरकारी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? विधायिका, कार्यपालिका, फिर है न्यायपालिका। ये यानी अब इसी के बारे में ये मुख्य रूप से सरकार की तीन जो है 3 संस्थाएं, इन्हीं तीनों संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले निर्णय करने वाले, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, तब उसके बारे में तीनों के बारे में बताया जाएगा। बस आज इतना ही।